51,000 से अधिक युवा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये क्रम जो आपकी प्रेरणा और आपकी कल्पना से 22 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया था, उसका एक और आयोजन, एक और किस्त लेकर के हम आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हर बार की तरह आज भी आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ एक पल निकाल करके हमारे बीच रह करके हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत आभार। हर बार की तरह आज भी देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से 40 स्थान इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं जो आपका संबोधन सुनने के लिए मुंतजर हैं। हर बार की तरह इस बार भी आपके द्वारा बटन दबाते ही एक ही वक्त में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भारत के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। नियुक्ति पत्र के साथ ही इन सभी कर्मियों को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि वो अपने नए दायित्व के निर्वाह के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये सफल प्रयोग और इसका सबसे बड़ा ये पैमाना रहा कि जहां एक और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की संख्या बढ़ी, वहीं साथ साथ नियुक्ति की प्रक्रिया में भी गति आई और नियुक्तियों में पारदर्शिता भी आई। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में 2004 से लेकर के 2014 तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियुक्तियों की संख्या रही 2,56,408। इसकी तुलना में आपके कार्यकाल में सन 2014 से लेकर के 2024 तक यही संख्या दुगनी से अधिक 5,33,369। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों में 4,11,624 नियुक्तियां की गई, जबकि आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के दौरान 5,02,502। इसी प्रकार यूपीएससी के द्वारा यूपीए के 10 वर्षों में 54,129 और एनडीए के 10 वर्षों में 60,171। इतना ही नहीं, 2014 से पहले सरकारी नौकरियों में प्रमोशंस में बहुत हद तक स्टैग्नेशन आ गई थी। बहुत से ऐसे सज्जन थे जो जिस पद पर नियुक्त होते 25-30 वर्ष बिना प्रमोशन के उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते और ये मलाल उनको जिंदगी भर रहता। आपने मास प्रमोशंस करवा करके इस बैकलॉग को क्लियर करवाया और एक नई ऊर्जा, एक नई मोटिवेशन का संचालन हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपने रोजगार मेला में समय समय पर देशवासियों को इस बात के लिए भी जागरूक किया है कि रोजगार का अर्थ केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं, और इसके हेतु सरकारी नौकरी के अतिरिक्त आपने अनेकों विकल्प भी उपलब्ध करवाए हैं। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले इस देश में स्टार्टअप्स का कोई अधिक कल्चर ना था। आपने इसके लिए एक अलग नीति लाई। देखते ही देखते 350-400 से बढ़कर के ये संख्या 2.25 लाख तक पहुंचने लगी। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके, उसके लिए आपने मुद्रा योजना की कल्पना की। करोड़ों की संख्या में इससे नौजवान लाभार्थी हैं और 65% से अधिक महिलाएं हैं। आज तक इस देश में कभी किसी ने रेहड़ी वाले की चिंता ना की थी। आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की। 66 लाख से अधिक इसके लाभार्थी हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में गति आने से हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। मिसाल के तौर पर हाईवेज कंस्ट्रक्शन में 60% का इजाफा। रेलवे की बात करें तो 61,508 रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ।
हवाई अड्डों की बात करें तो सन 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे इस देश में, उसमें 84 और जोड़ दिए गए और आज 154 है। और इस तरह से आज भी जो नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं, इसमें अधिकतर संख्या डाक विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, और इत्तेफाक से ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिनको आपने नई दिशा दी है। आज का डाक विभाग केवल डाक बांटने तक सीमित नहीं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट एवं सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स जैसे सफल प्रयोग उसमें किए गए हैं। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जीरो बैलेंस अकाउंट कुछ ऐसे सफल प्रयोग हैं जिनका उदाहरण विश्व भर में दिया जाता है। बात समाप्त करने से पहले इतना भी कहना आवश्यक रहेगा कि अधिकतर आज के नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता उस ऐसी आयु अवस्था में है कि अगले 25-30 वर्ष अपने जीवन के वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में अर्पण कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि आपके सपनों के सन 2047 के विकसित भारत की रचना में उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है। वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक ओर युवाओं की अपार क्षमता के अनुरूप सृजित होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर विकसित युवाओं की ऊर्जा से विकसित भारत के सुदृढ़ होते संकल्प का भी संदेश लाई है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। बीते एक दशक में भारत तेज गति से चल पड़ा है। विराट संकल्प, अटूट विश्वास, तेज और सर्वस्पर्शी विकास के पथ पर। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, निर्णायक फैसलों और नीतियों के कारण। देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की इस विकास यात्रा की अहम भागीदार है हमारी युवा शक्ति। युवाओं के सामर्थ्य, हौसलों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने बीते 10 सालों में रोजगार, स्वरोजगार और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के अनेकों नए मौके बनाने के लिए समग्र और सतत प्रयास किए हैं। आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 शहरों में हो रहे हैं। इसी कड़ी में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महासंकल्प का नाम है रोजगार मेला। भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना दिया गया है। अब हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार, देश के कोने कोने तक, कोने कोने में हो रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है।
इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। साथियों, अभी कल ही मैं वडोदरा में था। वहां मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी के जितने अवसर तैयार होंगे उससे कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए जो स्पेयर पार्ट चाहिए, वो स्पेयर पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे छोटे 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 कारखानों की जाल जरूर बनेगी। बहुत सारे छोटे छोटे कारखानों से उसको बना करके सप्लाई किया जाएगा। ये पार्ट्स देश के कोने कोने में हमारे जो एमएसएमई है ना, वो बनाएंगे। नए एमएसएमई आएंगे। एक एयरक्राफ्ट में 15 से 25 हजार तक छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं। यानी एक एक फैक्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए देश भर की हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां सक्रिय रहेगी। आप सोच सकते हैं कि इससे हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, उनमें रोजगार के कितने मौके बनेंगे। साथियों, आज जब हम कोई योजना लॉन्च करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ लोगों को मिलने वाले लाभ पर ही होता है, ऐसा नहीं है। हम बहुत बड़े दायरे में सोचते हैं, बल्कि हम उसके माध्यम से रोजगार सृजन का पूरा इकोसिस्टम भी डेवलप करते हैं। जैसे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अब यूं तो लगता है कि अब लोगों को मुफ्त बिजली मिले, इसके लिए योजना आई है, लेकिन उसकी बारीकी में जाएंगे तो क्या दिखेगा। अब देखिए, पिछले 6 महीने में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ करीब करीब लोगों ने, ग्राहकों ने इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 9,000 से ज्यादा वेंडर्स योजना के साथ जुड़ चुके हैं जो ये फिटिंग का काम करेंगे। 5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इस योजना के तहत एक मॉडल के रूप में देश के अलग अलग कोने में 800 सोलर विलेज बनाने की तैयारी है। अब तक 30,000 लोगों ने रूफटॉप पर सोलर इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग ली है। यानी इस एक योजना ने मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स, असेंबलर्स और रिपेयरर्स के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार कर दिए हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से देश में रोजगार के लाखों नए अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, और मैं आज छोटे छोटे गांव से जुड़े उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब खादी की चर्चा तो हमारे देश में आजादी के समय से हो रही है,
लेकिन आज खादी ग्रामोद्योग क्या कमाल कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों ने खादी ग्रामोद्योग इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी है। और तस्वीर ही बदली ऐसा नहीं है, गांव के इस काम से जुड़े लोगों की तकदीर भी बदल दी है। आज 1 साल में खादी ग्रामोद्योग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर रहा है। अगर 10 साल पहले की स्थिति से तुलना करें, जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी के पुराने और नई सरकार के आंकड़े दे रहे थे, कितने चौंकाने वाले थे आप देखिए। मैं यहां एक और बात बता रहा हूं, अगर हम यूपीए की और एनडीए की सरकार की तुलना करें खादी के संबंध में, तो आज खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इस क्षेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है। इसी तरह हमारी लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए साधन दिए हैं। पिछले 1 दशक में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। और आपको मालूम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कुछ न कुछ करके कमाई करता है। मतलब 10 करोड़ महिलाएं जो कमाने लगी है, रोजगार स्वरोजगार के कारण उनके घर में पैसे आ रहे हैं, अपनी मेहनत से आ रहे हैं। ये 10 करोड़ का आंकड़ा और सिर्फ महिलाओं का, ये बहुत लोग हैं उनको नजर नहीं आता है। और सरकार ने इन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया है, संसाधन में सपोर्ट, धन देने में सपोर्ट। ये महिलाएं किसी ना किसी रोजगार से आय अर्जित कर रही हैं, कमाई कर रही है। हमारी सरकार ने इनमें से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। मामूली इनकम नहीं, हम इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं। अब तक करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मतलब उनकी 1 साल की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। और ये हर वर्ष कमाने वाले हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की ये तरक्की देख देश का युवा ये भी पूछता है, और स्वाभाविक है, उसके मन में सवाल है कि जो गति आज है, जो विस्तार आज है, वो गति पहले क्यों नहीं पकड़ी? इसका जवाब है, पहले की सरकारों में नीति और नियत दोनों का अभाव था। साथियों, आप याद करिए, पहले ऐसे कितने ही सेक्टर थे जिनमें भारत लगातार पिछड़ता जा रहा था। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आती थी, लेकिन भारत में हम उनका
इंतजार करते रहते थे, सोचते थे भाई ये दुनिया में तो आया, हमारे यहाँ कब आएगा। जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों में